Hi guys, welcome to another video by Life Science Exam Notification channel. So this video is the another part of cell biology course. In the previous lectures, we have completed the component of plasma membrane, that are the protein, lipids, and the structure of plasma membrane and various model of plasma membrane. We have also discussed about the protein and lipid mobility and the various type of protein present in the plasma membrane. So if we start this chapter, before that I have to tell you that in the previous lecture I have discussed about the isolation of peripheral membrane proteins. So we have discussed that they can be isolated by just simply increasing the concentration of pH. Next, if we talk about the isolation of integral membrane proteins. So integral membrane proteins are difficult to isolate as compared to the peripheral proteins, because they are embedded in the lipid bilayer. So we have to break that lipid membrane or bilayer to isolate this integral membrane protein. This integral membrane protein can be isolated using ionic detergent, or that can disrupt the hydrophobic interaction of the membrane. This ionic detergent can be cationic or anionic. Here, as I have mentioned, cationic डिटर्जेंट का एग्जाम्पल हमारा सी टैब हो सकता है, एंड एनायनिक डिटर्जेंट हमारे ट्राइटोन एक्स और HDF, ये हमारे एनायनिक डिटर्जेंट है. बट हमें इनको भी आइसोलेट करने के लिए डायरेक्ट डिटर्जेंट डालेंगे और ऐसा ब्रेक हो जाएगा और वो हमें इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन मिल जाएंगे. तो द आंसर इज नो, वी हैव टू सेंट्रीफ्यूज. तो सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे अपनी मेम्ब्रेन सेल को, जिससे हमारी मेम्ब्रेन जो है उससे थोड़ी डिस्टर्ब होगी. डिस्टर्ब होने के बाद क्या होगा, हमारा अभी भी हमारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन हमारे लिपिड से अलग नहीं हुए. तो हमें क्या होगा, हमें उन्हें अपने लिपिड से अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, हमें पेरिफेरल प्रोटीन्स को सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई करके अलग कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे. जो हमारा सुपरनेटेंट आ जाएगा उसमें हमारा पेरिफेरल प्रोटीन मिल जाएगा. फिर उसके बाद हमारे पैलेट में इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन रह जाएंगे. उन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से हम क्या करेंगे, सी टैब दैट इज कैटायनिक डिटर्जेंट या फिर एनायनिक डिटर्जेंट को हम यूज करेंगे, और उस डिटर्जेंट को डालने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे. उसके बाद हमें सुपरनेटेंट में हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन मिल सकते हैं. So this was all about the isolation of proteins. नेक्स्ट, अगर हम बात करें हमारी वेरियस टेक्निक्स की जो कि सेल बायोलॉजी में यूज होती हैं मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, या फिर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को और लिपिड की मोबिलिटी को स्टडी करने के लिए. सो हमारी दो टेक्निक्स आती हैं इसमें. हाइड्रोपैथी प्लॉट, जो कि हमारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बताता है, उसमें कितने ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट हैं और वो कितने अमाइनो एसिड का बना हुआ है. देन हमारी फ्रैप टेक्निक आती है, जो कि हम लिपिड की मोबिलिटी को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोपैथी प्लॉट की. तो हाइड्रोपैथी प्लॉट जो है एक टेक्निक है जो कि यूज़ किया जाता है कि हमारे कितने ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में. मतलब कितनी बार एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ने ट्रांस मेम्ब्रेन को, हमारा लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर रखा है. उस सेगमेंट को हम, जो कि लिपिड को बाइलेयर को क्रॉस करेगा, उसे ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट बोलते हैं. और इससे कितनी बार क्रॉस करा वो हम हाइड्रोपैथी प्लॉट के थ्रू स्टडी करेंगे. हाइड्रोपैथी प्लॉट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू. और उसमें क्या करते हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करता है. मतलब हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हमारे कहाँ कहाँ मिल रहे हैं. इस प्लॉट में क्या होता है, हमारे जो पॉजिटिव अमाइनो एसिड होते हैं, इस प्लॉट में क्या होता है, जो हमारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं उनको हम एक पॉजिटिव हाइड्रोपैथी वैल्यू देते हैं, और जो हमारे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होते हैं उनको नेगेटिव वैल्यू दी जाती है.
मान लीजिए एक अमाइनो एसिड है, उसमें हमारे 40 हाइड्रोफिलिक एक प्रोटीन है। मान लीजिए हमारा एक प्रोटीन है, उसमें हमारे 40 हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है और हमारे 50 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो होंगे उनका हम क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो 50 +50, एंड जो हमारे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होंगे उनका हम माइनस साइन देंगे, तो -40। इसकी वजह से क्या होगा, 40 और +50 एंड -40, तो हमारे टोटल सम जो आएगा वो आएगा हमारा +10। तो +10 जो हमारे अमाइनो एसिड की वैल्यू है वो हमें दिखाती है कि पॉजिटिव पीक आएगी हाइड्रोपैथी प्लॉट पे। मैं आपको प्लॉट अभी दिखाती हूँ। फिर हमारा आता है ग्राफ जो होता है, मतलब जिस प्लॉट की मैं बात कर रही हूँ वो कैसे बनाया जाता है। इसमें हम क्या लेते हैं, हाइड्रोपैथी इंडेक्स को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और अमाइनो एसिड हमारे कितने हैं उस प्रोटीन में, उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक हाइड्रोपैथी प्लॉट है, इधर हमारा हाइड्रोफोबिसिटी इंडेक्स है और इधर हमारा अमाइनो एसिड का नंबर दिया हुआ है। सो इसका जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हो वो हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पीक्स कितनी है हाइड्रोफोबिसिटी इंडेक्स की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ पे हमारी 7 पॉजिटिव पीक्स हैं, तो ये क्या है, एक 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसका मतलब ये हुआ। सो अगर हमारे 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है तो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या एग्जाम्पल होता है, GPCR। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है कि आपको हाइड्रोफोबिसिटी इंडेक्स दिया हुआ हो, मतलब हाइड्रोपैथी प्लॉट दिया हुआ हो और उसके थ्रू आपसे पूछे बताइए कौन सा प्रोटीन है। तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। फिर अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, इस ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे कितने बना रही हूँ मैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो हमने कितने बनाए, 14 पॉजिटिव पीक्स आई हैं। तो 14 पॉजिटिव पीक से हमारी हाइड्रोफोबिसिटी इंडेक्स कितना है, 14 है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, बेंड 3, जो कि कहाँ पे मिल रहा था हमें, इरेथ्रोसाइट के मेम्ब्रेन में। ये मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। हम हाइड्रोफोबिसिटी इंडेक्स और हाइड्रोपैथी प्लॉट के थ्रू ऐसे हमारा बता सकते हैं कि एक प्रोटीन में कितने ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स हैं। नेक्स्ट टेक्निक हमारी आती है फ्रैप टेक्निक। इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है मेम्ब्रेन लिपिड मोबिलिटी के लिए, जो कि लेटरल डिफ्यूजन होता है उसका। तो इससे फ्रैप की फुल फॉर्म क्या है, फ्लोरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटोब्लीचिंग। जैसे ही हमें टर्म से पता चल रहा है, सबसे पहले फ्लोरेसेंट रिकवरी हो रही है आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, तो हमने फ्लोरेसेंट भी कहीं ना कहीं की होगी, उसके बाद हमने फोटो ब्लीचिंग करा होगा और उसके बाद हमने फिर उस फ्लोरेसेंट की रिकवरी को स्टडी करा है। तो इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था एनालाइज करने के लिए इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल्स को एक सेल मेम्ब्रेन में, उनकी मोबिलिटी को स्टडी करने के लिए। फिर फ्रैप को और भी यूज़ किया गया प्रोटीन की जो है डायनामिसिटी है प्रोटीन की, उसको स्टडी करने के लिए मेम्ब्रेन के बाहर। लेकिन मोस्टली ये मोबिलिटी को ही स्टडी करने के लिए। करेंगे, मेम्ब्रेन के लिपिड्स को लेबल करा एक पोर्शन को, ये पूरा रेड 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 जो है ये हमारे लेबल हुआ है। इसके बाद हमें लेबल देखें तो ये माइक्रोस्कोप में बिल्कुल रेड दिख रहा था। उसके बाद हमने इसको फोटो ब्लीच करा, किससे, लेज़र बीम के थ्रू।
फोटो ब्लीच करने से जहाँ पे हमने फोटो ब्लीच करा उस छोटे से सेगमेंट में ब्लैक कलर दिखने लगा, क्योंकि रेड कलर तो वहाँ से फोटो ब्लीच हो गया था, मतलब डिकलराइज कर दिया था हमने उसको। फिर जैसे ही टाइम हमारा गुजर रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारा पहले ब्लरी रेड कलर जो है हमारा ब्लैक कलर को ब्लर बनाएगा, क्योंकि मोबिलिटी हो रही है, लिपिड्स जो है अपनी प्लेस पे आ रहे हैं या फिर दूसरे प्रोटीन लिपिड्स आ रहे हैं, और जो फोटो ब्लीच वाले थे वो मेम्ब्रेन में अलग अलग जगह मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने थोड़े और टाइम बाद देखा कि हमारा पूरा ब्लैक कलर जो था वो रेड में हो गया, बट एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट रेड जो हमने फ्लोरेसेंट करने के बाद देखा था, सिमिलर तो नहीं आ रहा है, थोड़ा डार्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी भी लिपिड्स जो थे वो मेम्ब्रेन में इधर उधर डिफ्यूज़ हुए हैं, वो गायब नहीं हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन में है, तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा कलर चेंज आता है, बट द रिकवरी इज़ डन। तो ये क्या दिखा रहा है कि लिपिड्स मॉलिक्यूल जो हैं मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं साइड वाइज। फिर उसके बाद अगर हम ये देखें, यहाँ पे आपने फ़ोटो ब्लीच करा, उसके बाद हमने रिकवरी देखी, तो थोड़ी रिकवरी हो रही है। तो अगर हम इसका प्लॉट देखें फ्रेप टेक्निक का, तो इसमें एक साइड हम लेते हैं फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी और दूसरी साइड लेते हैं टाइम। सबसे पहले विदाउट फोटो ब्लीच हमारा इतना आ रहा था इंटेंसिटी फ्लोरेसेंस लेवल करने के बाद। उसके बाद हमने फ़ोटो ब्लीचिंग करी। फ़ोटो ब्लीचिंग करने से क्या हुआ, जो हमारा इंटेंसिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई एक पॉइंट पे, और उसके बाद जैसे ही रिकवरी होनी शुरू हुई वो रिकवरी हुई, तो ये डिफ्यूजन हो रहा है लिपिड्स का मेम्ब्रेन में। उसके बाद अगर हम इधर देखें तो ये हमारे दो सेक्शन ही, इधर मोबाइल फ्रैक्शन दिखाया गया है। सिर्फ मोबाइल फ्रैक्शन क्या होता है, कितने लिपिड कितनी तेज़ी से, मतलब कितना इंटेंसिटी उन्होंने रिगेन कर ली है। सो ये मोबाइल फ्रैक्शन था। यहाँ पे जो इधर होता है ये होता है इमोबाइल फ्रैक्शन। ओके, हाँ, तो ये इमोबाइल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे हमारा मोबाइल फ्रैक्शन इमोबाइल फ्रैक्शन से ज़्यादा है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देखें, ये कंट्रोल था। कंट्रोल मतलब जिसको हमने फोटो ब्लीच नहीं किया था, और दूसरा था हमारा एक फ़ोटो ब्लीच करा हुआ सोडियम एजाइड वाला। तो फ़ोटो ब्लीच वाला जो था उसने वापस से उतनी इंटेंसिटी रिगेन नहीं करी जितनी हमारा कंट्रोल ने करी है। कंट्रोल ने क्यों करी है? क्योंकि वहाँ पे तो फोटो ब्लीच हुआ ही नहीं था, वो तो नॉर्मल रहना था। लेकिन अगर हम देखें इसमें मोबाइल फ्रैक्शन इतना है और इसमें मोबाइल फ्रैक्शन इतना ज़्यादा है, तो हमारा कंट्रोल ने ज़्यादा ही मोबाइल फ्रैक्शन था और सोडियम एजाइड में कम मोबाइल फ्रैक्शन था। तो इमोबाइल फ्रैक्शन किसका ज़्यादा हुआ? जिसका मोबाइल फ्रैक्शन कम है। तो मोबाइल फ्रैक्शन कम किसका है? सोडियम एजाइड का, तो इसका इमोबाइल फ्रैक्शन ज़्यादा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. In the next lecture, I will discuss about the various type of channel, carrier and protein that are used in the membrane for the transfer of molecules outside and inside the membrane. So guys, please stay updated. Subscribe to my channel for latest video notification, and yes, do share this video friends who need it. I will share the complete course within a short span of time. Thank you so much.